हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग इग्नू के ही जो इम्पॉर्टेंट अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू सीरीज़ में अपने, उसके जो 100 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई लेक्चर देखते हैं, कोई मिस हो जाता है। तो चूँकि नेट का एग्ज़ाम भी आप लोगों का बिल्कुल पास आ गया है और आप सभी को पता है कि इग्नू से जो क्वेश्चन होते हैं या इग्नू बेस्ड अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन यूनिक होते हैं। तो आज हम लोग फटाफट एक ही लेक्चर में 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि एक एक जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। जहाँ भी मुझे लगा है मैंने अच्छे से समझाया भी है। तो लेकिन आज क्या है कि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसका ऑप्शन करेक्टली देखते जाएंगे। आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और हमारे साथी जो पहली बार जुड़े होंगे उन लोगों के लिए तो 100 क्वेश्चन ये पूरे के पूरे इग्नू बेस्ड बिल्कुल उन लोगों के लिए यूनिक क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विविधता का सही अर्थ क्या है? दो व्यक्तियों के बीच असमानताएं, समूह के सदस्यों में समानताएं और समूहों के बीच असमानताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग है। समूहों के बीच असमानताओं को हम विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक विविधता का सही उदाहरण कौन है? पहला ऑप्शन पुरुष और महिलाओं के बीच स्वभावगत असमानताएं, अगला पड़ोसियों के बीच संपत्तिगत असमानताएं और ग है दो समूहों के बीच धार्मिक मान्यताओं संबंधी असमानताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्बर्ट रिजले ने भारत के लोगों को कितने प्रजातीय समूहों में बांटा है? तो 5, 6 और 7। करेक्ट आंसर जो है वो 7 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हर्बर्ट रिजले किस वर्ष की जनगणना संक्रिया में पर्यवेक्षक थे और जनगणना से लिए गए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1891 है। ये क्वेश्चन अपने आप में मैं उस लेक्चर में भी बताई थी कि ये अपने आप में यूनिक है और इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, G.A. ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसने कहा है कि शारीरिक, सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की बहुविध विविधता के भीतर देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देने वाली जीवन की वह एक रूपता भी मौजूद है जिसने आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है? तो ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन हर्बर्ट रिजले के द्वारा कहा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं, द क्रॉनिकल ऑफ आवर टाइम। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो है वो आंद्रे बेटे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। ये प्रश्न जो है, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, हर्बर्ट रिजले, राधा कमल मुखर्जी और G.S. खुर्रे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो राधा कमल मुखर्जी है। जिन हमारे साथियों ने पहले एमसीक्यू सीरीज़ को किया है उन लोगों को एक फटाफट रिवीजन है, तो ये आप लोग देखते जाइएगा। मैं इसीलिए टाइम बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, इसको फटाफट हम लोग कवर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हटन और गुहा का वर्गीकरण किस वर्ष की जनगणना संक्रिया पर आधारित है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 1931। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त परिवार कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी ग्रामीण भारत की एक संस्था है। अगला ऑप्शन है, शहरीकरण और पृथक नाविक गृहस्थी के बीच कोई सहसंबंध नहीं है।
गौ है शहरीकरण और धार्मिक निरपेक्षीकरण के बीच प्रत्यक्ष सहसंबंध है, या फिर घ है शहरी क्षेत्रों में जाति और व्यवसाय के बीच परंपरागत सहसंबंधों का ह्रास हुआ है। तो 11वां जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि शहरीकरण और पृथक नाभिक गृहस्थी के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं, एड्रियन मेयर ने कहाँ पर नगर पालिका चुनाव का अध्ययन किया था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रश्न होता है, यूनिक प्रश्न है। देवास मध्य प्रदेश में इन्होंने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी कृति है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक जो है MSA राव के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शहरी जनसंख्या की बढ़त या घटत में क्या रुख रहा है। तो आखिर में क्या हमें देखने को मिलता है जो शहरी जनसंख्या है उसमें, तो ये हमें देखने को मिलता है कि नियमित वृद्धि हुई है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को अगर जो पहली बार मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इग्नू में जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQ क्वेश्चन होते नहीं हैं, बल्कि मैं बुक्स को पढ़ के और क्वेश्चन को प्रिपेयर करती हूँ MCQ फॉर्म में, ताकि आप लोगों को नए नए क्वेश्चंस जो हैं सोशियोलॉजी बेस्ड वो मिल सकें। ओके, अगला हम लोग देखते हैं, भारत में शहरीकरण की स्थानिक विशेषता क्या रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वरूप में स्थानीयकृत देखने को मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनामिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी किसकी कृति है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, श्रीनिवास रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, SC दुबे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रामकृष्ण मुखर्जी। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यह किसका कथन है कि जाति अपने भीतर वर्ग तत्व समाहित किए हुए है तथा वर्ग की अपनी इस सांस्कृतिक जाति विषयक जीवन रीति है, अतः विश्लेषण के लिए भी दोनों प्रणालियों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये कथन KL शर्मा के द्वारा कहा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग एशियन सोसाइटीज़ किसकी कृति है। तो इसका जो ऑप्शन है बृजराज चौहान, आंद्रे बेदी, राधा कमल मुखर्जी, SC दुबे। करेक्ट आंसर जो है वो है बृजराज चौहान। ओके, अगला देखते हैं, यह कथन किसका है कि दक्षिण भारत में एक परिवार विवाह संबंध द्वारा पहले से विद्यमान संबंधों को और भी सशक्त बनाता है, और जबकि उत्तर भारत में एक परिवार एक बिल्कुल अलग समूह के लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है जिनके साथ वह पहले से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो आंद्रे बेते, MN श्रीनिवास, मेंडलबाम या फिर इरावती कर्वे। करेक्ट आंसर जो है वो मेंडलबाम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में परिवार की संयुक्तता की क्या विशेषता है। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। संपत्ति में सहभागिता, सहनिवास, सहभोजिता या फिर उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यह किसका कथन है कि उस परिवार को आदर्श संयुक्त परिवार कहा जाता है जिसमें पति, उसकी पत्नी और उसके विवाहित वयस्क पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे तथा अविवाहित पुत्र पुत्री उनके साथ रहते हों। तो ये कथन एक अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट है, बार बार पूछा भी गया है। और यहाँ पे ऑप्शन है मजुमदार, गोरे, कपाड़िया या फिर मदान। करेक्ट आंसर जो है इसमें वो है MS गोरे। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः संयुक्त परिवार की परिभाषा कितनी पीढ़ियों वाले परिवार के रूप में की जाती है। तो 3, 4, 2 या 5। तो इसमें करेक्ट आंसर 3 है। कैसे है, ऑलरेडी जब हम इसका जो डिटेल में हम लोगों ने सेपरेट MCQ सीरीज़ किया है उसमें मैंने समझाया है। जो भी आप लोगों को न्यू टर्म्स लग रहे होंगे उसको मैंने इसके अपने खुद की जो एक सेपरेट 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसमें डिटेल में मैंने समझाया है। अगर आप लोगों को समझना होगा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया नामक कृति किसकी है। तो इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, कोलेंडा, गोरे, मदान या फिर कपाड़िया। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कोलेंडा।
ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एवं पुरुष के लिए कौन सा प्रतीकों का सही क्रम है। तो आप सभी को पता है कि महिला के लिए सर्कल का यूज किया जाता है और पुरुष के लिए जो है वो ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमें दिखता है वो ख ऑप्शन करेक्ट सेट होता है। ओके। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, लार्ज होम क्या है। तो लार्ज होम क्या होता है, ये एक नया टर्म हो सकता है आप लोगों को मिला हो। तो ये जो होता है विवाह के समय का एक रस्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फैमिली इन इंडिया नामक कृति किसकी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। के.एम. कपाड़िया, कोलेंडा है, पॉलिन कोलेंडा, कृष्णा चक्रवर्ती, M.S. गोरे। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो कृष्णा चक्रवर्ती हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कृष्णा चक्रवर्ती ने फैमिली इन इंडिया जो बुक है वो लिखी है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, विवाह से संबंधित आनंद कारज रस्म किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है बौद्ध धर्म, पारसी, हिंदू, आनंद कारज जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। ओके। फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया नामक कृति किसकी है। तो ये बुक भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट बुक है, ये ज़रूर आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है इम्तियाज़ अहमद, कपाड़िया, के.एल. शर्मा, लीला दुबे। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो इम्तियाज़ अहमद हैं। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जनजाति में कनिष्ठाधिकार के नियम पाए जाते हैं। तो ये जो है खासी, गारो, जयंतिया, बैगा, आप लोगों को 4 जनजातियाँ दिख रही हैं और किसमें कनिष्ठाधिकार में, यानी सबसे छोटा जो होता है बच्चा उसको घर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके जो उत्तराधिकारी होता है वो बनाया जाता है। तो ये जो होता है ये खासी जनजातियों में पाया जाता है। अगला देखते हैं, मैट्रिलिनी एंड इस्लाम किसकी कृति है। ये आप सभी को हो सकता है पता भी हो, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, अगर नहीं पता है तो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। लीला दुबे, इम्तियाज़ अहमद, स्नाइडर या फिर गोरे। तो करेक्ट आंसर है लीला दुबे। ओके। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार बाल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहे हैं 1926, 24, 1925, 1935। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है 1924। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं खास करके इग्नू में दिया गया है तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरागत हिंदू पद्धति में जीवन को सामाजिक दायित्वों सहित 4 स्पष्टतया निर्देशित अवस्थाओं में देखा जा सकता है। ये हम सभी को पता है। इस पद्धति में युवाओं को प्राप्त है। तो युवाओं को क्या प्राप्त है, बिना किसी सामाजिक दायित्व के पर्याप्त प्राधिकार, सामाजिक दायित्व सहित पर्याप्त प्राधिकार, कोई अधिकार नहीं, अपितु जीवन की दूसरी अवस्था अर्थात गृहस्थ में कुछ कार्य सौंपे हुए होते हैं और सभी गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, सोशलाइजेशन, एजुकेशन एंड वीमेन एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर आइडेंटिटी किसकी कृति है। तो ये बुक अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आप लोग चांदना विसारिया, रेगे और वंदना शिवा का नाम देख सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो करुणा चांदना है। ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में तो आप लोगों को पता है, लेकिन बाल वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में किसे मनाया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 1979। आप लोग ध्यान रखिएगा 1979। ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वर्ग के अलगाव का कारण नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, युवा और वृद्ध पीढ़ी के बीच मतभेद, ख है व्यापक बेरोजगारी, ग है नशीली दवाओं की लत, या फिर घ है रोजगार का विस्तृत कार्य क्षेत्र। तो अलगाव का कारण ये ध्यान दीजिएगा नहीं है, ये बिल्कुल आप लोग फोकस करके ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है रोजगार का विस्तृत कार्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं,
चाइल्ड एंड एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट किसकी कृति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीबी मंडल, सच्चिदानंद, एम कृष्णराज या फिर पीएम सिंघी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बीबी मंडल, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। महिला कामगारों की प्रतिशतता कम है क्योंकि, ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। महिला गृहिणियाँ होती हैं, महिलाओं की गणना कामगार के रूप में नहीं की जाती है, महिलाएं काम नहीं करती हैं, या फिर कामगार हमेशा पुरुष ही होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि महिलाओं की गणना वो काम तो करती हैं लेकिन कामगार के रूप में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, 7 अप्रैल 1948 या फिर 1946 या फिर 6 मई 1952 या 9 जून 1942। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 7 अप्रैल 1948। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो ये जो है ऑप्शन जो है वो अनुच्छेद 15 के OB 3 में दिया गया है। ये 370 तो वैसे भी नहीं होगा, 356 भी नहीं होगा, आर्टिकल 10 भी नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि आप सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर MN श्रीनिवास हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ग आधारित विषमताएं अनिवार्यतः मनुष्य की सामाजिक उपयोगिता का पैमाना था जो स्वयं में मूलतः उसकी नैसर्गिक की योग्यता को मापने का पैमाना था। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, बहुत ही यूनिक कोट है। यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मैक्स वेबर, जासिमेल, WG समनर या फिर किंग्सले डेविस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है WG समनर, उनके द्वारा ये कहा गया है। ओके, अगला देखते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नामक कृति किसकी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है MN श्रीनिवास, देसाई, दीपांकर गुप्ता या फिर N देसाई। करेक्ट आंसर जो है वो दीपांकर गुप्ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांतकारों में सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? तो यहाँ पे आप लोगों को नाम दिख रहा है, लेविस कोजर, मैक्स वेबर, पेयर में दिया गया है यहाँ पे नाम, टालकर पार्सन्स, किंग्सले डेविस, लेविस कोजर और किंग्सले डेविस। लेविस कोजर तो वैसे ही नहीं आएंगे क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म में आते हैं, तो ये संघर्षवादी विचारकों में आते हैं, लेकिन संघर्ष को इन्होंने प्रकार्यात्मक रूप में दिखा है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे। यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो टालकर पार्सन्स एवं किंग्सले डेविस है, क्योंकि किंग्सले डेविस ने भी बहुत काफ़ी कुछ पॉजिटिवली सामाजिक स्तरीकरण को स्टडी किया है और उसको समझने की कोशिश किए हैं। अगला प्रश्न है, प्री इंडस्ट्रियल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम नामक कृति किसकी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, MG स्मिथ, किंग्सले डेविस, MN श्रीनिवास या फिर N देसाई। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है MG स्मिथ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोजर के अनुसार द्वंद्व के फलस्वरूप समूहों में, अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, तो क्या है, एकीकरण और एकात्मकता उत्पन्न होती है, खुला वैमनस्य पैदा होता है, क्रांति होती है, विखंडन होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, एकीकरण और एकात्मकता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, प्रसूति लाभ अधिनियम के अधीन गर्भवती महिलाएं प्रसूति अवकाश ले सकते हैं कितने दिन का? तो 45 दिन का तो होता नहीं है, 75 दिन का भी नहीं होता है, 90 दिन का भी नहीं होता है, ये होता है 135 दिन का। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप लोग डाटा ज़रूर रखिएगा। 1926, 1917, 1953 या फिर 1935। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 1926। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अर्बन एथनिसिटी नामक कृति किसकी है? यहाँ MN श्रीनिवास, MSA राव, कोहेन या फिर AR देसाई। तो करेक्ट आंसर जो है वो
अल्बर्ट कोहेन हैं, एक कोहेन। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत ने आर्थिक विकास के निम्नलिखित पथों में से किसको अपनाया है? ये प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो पूर्णतः पूंजीवादी पथ ये तो हो ही नहीं सकता है, साम्यवादी पथ ये भी नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले समाजवादी पथ को भारत ने आर्थिक विकास के लिए अपनाया है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नियोजन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो प्रजातांत्रिक, निरंकुशवादी, साम्यवादी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शंस नहीं हैं, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है प्रजातांत्रिक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने राज्यों के किस प्रारूप के बारे में उल्लेख नहीं किया है? ये क्वेश्चन आप लोगों को यूनिक लगेगा, इम्पॉर्टेंट भी है उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ 3 का इन्होंने जिक्र किया है, किस प्रारूप के बारे में उल्लेख नहीं किया है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 4 दिया गया, उदारवादी राज्य प्रारूप है, आर्बिटर प्रारूप, क्रियाशील प्रारूप या फिर पूंजीवादी प्रारूप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पूंजीवादी प्रारूप। इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा है। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग जो MCQ सीरीज है इग्नू का, वो पार्ट 6 जाके आप लोग देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया है इसे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार मार्क्स के दर्शन का आधार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या थी? तो ये हम सभी को पता है, और हो सकता है आप लोग हीगेल और एंजल्स में कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो एंजल्स है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्खाइम ने अपनी किस पुस्तक में राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन किया है? यहाँ पे इनकी 4 किताबें दी गई हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ और प्रोफेशन एथिक्स एंड मॉरल्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेशन एथिक्स एंड मॉरल्स। इसमें इन्होंने राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन किया है। अगला बुक देखते हैं। 6 बुक्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, और ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जॉन बोदेन। स्टुअर्ट मिल नहीं है, एंथोनी गिडेंस नहीं है, जॉर्ज सिमल नहीं है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। समुदाय व्यक्ति की स्वतंत्रता को आसानी से नष्ट कर सकता है। एक छोटा सा कोट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, और ये किसका कहा हुआ है? जॉन बोदेन, बर्लिन, मार्क्स या फिर स्पेंसर। तो ये बर्लिन के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रभुता के विचार को प्रचलित करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो यहाँ पे मैक्स वेबर हैं, मार्क्स हैं, जॉन बोदेन या फिर काम्टे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन बोदेन। ओके, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। किसने कहा है कि संसद एक पुरुष को महिला में बदलने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है? ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कोट है, और ये कोट किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल है, एंथोनी गिडेंस, जॉन बोदेन या फिर एडम स्मिथ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 58 18th वूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, और ऑप्शन एंथोनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या फिर एफ एंजल। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है वो कार्ल मार्क्स है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग याद जरूर रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राज्य केवल सारे बोर्जुआ वर्ग के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए एक कमेटी मात्र है, यह कथन किस विचारक का है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कोट है ये, और ये कथन जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास नहीं थे? तो अगला प्रश्न जो है वो है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो किसके पास नहीं होता है? तो उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो है वो है उच्चतम न्यायालय। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संदर्भ समूह का पहली बार, संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की बात हो रही है, पहली बार
शैक्षणिक प्रयोग जो है वो किस वर्ष किया गया था। यानी कि ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसका शैक्षणिक प्रयोग जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है 1950, 1944, 1942 या फिर 1956। करेक्ट आंसर जो है वो है 1942। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रजाति ऐसे मानव समूह को कहते हैं जो स्वयं अपने द्वारा अथवा अन्य समूहों द्वारा अपनी स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय शारीरिक गुणों के आधार पर अन्य समूह से अलग समूहों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हैं, पॉल ब्रास, पियर एल वैन डेन बर्गे, क्लिफोर्ड गेज या फिर फ्रेडरिक बर्ग। तो यहाँ पे इतना बड़ा नाम आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैन बर्गे, डेन बर्गे ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पियर एल वैन डेन बर्गे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर नामक कृति किसकी है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, डेनियल ग्लेजर, क्लिफोर्ड गेज, यू ब्रोमले या फिर पॉल ब्रास। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है क्लिफोर्ड गेज। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने प्रजाति की बुराई को प्रजातिवाद कहा है। तो ये एक कोट भी हो सकता है कि प्रजाति जो है, प्रजाति की बुराई ही प्रजातिवाद कहलाता है। ये कोट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन देखते हैं, माइकल ओमी, मैग्नस हासफेल्ड, हावर्ड विनांट या फिर जेम्स फ्रेजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नस हासफेल्ड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, रीथिंकिंग एथनिसिटी आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक अपने आप में इम्पॉर्टेंट बुक तो है ही है, साथ में एक यूनिक बुक है। यहाँ पे नाम आप लोग देख सकते हैं, रिचर्ड जेनकिंस, फ्रेडरिक बर्थ, डेनियल बेल या फिर मैक्स वेबर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिचर्ड जेनकिंस। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र में नागरिकता का सिद्धांत किसकी विचारधारा से प्रेरित है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टी.एच. मार्शल या फिर बेंडिक्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है टी.एच. मार्शल। अगला प्रश्न, किसने संजातीय समूह की कल्पना एक प्रतिष्ठा समूह के रूप में की है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, कार्ल मार्क्स, एफ एंजल, जॉर्ज सिमेल या फिर मैक्स वेबर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मैक्स वेबर। ओके, बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉट्स एक अपने आप में यूनिक और इम्पॉर्टेंट बुक है, या बुक कहें या ये कहें कि ये एक लेख पब्लिश हुआ था। ये किसने लिखा था। तो यहाँ पे आप लोगों को पेयर में नाम दिखेंगे, ग्लेजर और मोइनियन, जेकिंस एंड ब्रास, ओमी एंड विनांट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट पेयर है थिंकर्स का वो है ग्लेजर एंड मोइनियन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नागरिक समाज लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक समाज की बात हो रही है। तो ये जो है लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कोट किसके द्वारा कहा गया है, कार्ल मार्क्स, एंजल स्मिटर, लॉरी डायमंड। तो ये जो कोट है वो लॉरी डायमंड के द्वारा कहा गया है। नागरिकता के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक, नागरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक, ना कि सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, एंड कीप यूअर पाउडर ड्राई एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुक्स एट अमेरिका नामक पुस्तक किसकी है। एक अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे आप लोगों को थिंकर्स के नेम दिख रहे हैं, राल्फ लिंटन, एफ एंजल, मार्गरेट मीड या फिर फिलिप ग्लिसन। ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मार्गरेट मीड। सर्कस सोनी ऑफ ग्रीक का अध्ययन किसने किया है। ये प्रश्न अपने आप में यूनिक है, इम्पॉर्टेंट है
ऑप्शन देखते हैं, जॉन के कैम्पबेल, जेन अटकिंसन, मार्गरेट मीड या फिर लॉरी डायमंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉन के कैम्पबेल। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविकी जनन और लिंग संबंधी है। ये एक कोट है, छोटा सा है, इम्पॉर्टेंट कोट है। यह जो कोट है वो किसके द्वारा कहा गया है? नैला कबीर, लीला दुबे, नीरा देसाई या फिर इलेनर लीकॉक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन या आंसर है वो है नैला कबीर। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिंगिंग लैंड राइट्स सेंट्रल स्टेट नामक कृति किसकी है? यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखेगा, वीना अग्रवाल, इंदु अग्निहोत्री, करुणा अहमद या फिर मोनिशा बहल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंदु अग्निहोत्री। इंदु अग्निहोत्री कौन है या फिर वीना अग्रवाल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम इग्नू की जो 10 क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ है उसमें जो पार्ट 8 है उसमें हमने डिटेल में समझाया भी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष प्रभुत्व पूरी तरह पुरुषोचित गतिविधियों से नहीं आता, लेकिन उनके लिए इस बात को मानना जरूरी है। यह कथन किस विचारक का है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और ये कोट जो है मर्फी एंड मर्फी के द्वारा कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने महिलाओं के विश्लेषण में मार्क्सवादी उपागम को प्राथमिकता दी है? तो यहाँ पे आप लोगों को 4 पेयर दिख रहा है, इंदु अग्निहोत्री, वीना अग्रवाल या फिर करुणा अहमद, कल्पना वर्धन, लीला दुबे या लीला दुबे एवं मधुकेश्वर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है मार्क्सवादी उपागम को, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि वीना अग्रवाल जो है मार्क्सवादी उपागम से हैं, इंदु अग्निहोत्री हैं मार्क्सवादी उपागम से हैं, या मार्क्सवादी उपागम से कौन सी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, या फिर इंदु अग्निहोत्री और दोनों वीना अग्रवाल दोनों की विचारधारा लगभग एक जैसी ही है। तो ये आप लोग मैं जो बताई हूँ कि जो पार्ट 8 है उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जाति को ऐसे परिवारों या परिवारों के समूह के संग्रहण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, कल्पित पूर्वज से प्राप्त वंश का दावा, जो कि मानवीय या लौकिक हो सकता है, और उसी के पदचिन्हों का अनुसरण करना और उन्हीं के सम्मान को कायम रखते हुए ऐसे समुदाय सृजित करना जो उन्हीं के महत्व पर ही कायम रहे हैं। यह कथन जो है वो किस विचारक का है? तो ये जाति की परिभाषा, इतनी बड़ी परिभाषा दी गई है और ये किसके द्वारा कही गई है, यह अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, इम्पॉर्टेंट थिंकर का है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हर्बर्ट रिजले, एफ एंजल, राल्फ लिंटन या फिर लॉरी डायमंड। तो यहाँ पे जो ये करेक्ट ऑप्शन है वो हर्बर्ट रिजले ने जाति की ये परिभाषा दी है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्रविडियन एलिमेंट इन इंडियन कल्चर नामक पुस्तक किस विचारक के द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। हो सकता है कि आप लोगों को नीचे का ऑप्शन नहीं दिख रहा हो, मैं ट्राई करती हूँ 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। ओके, आई थिंक अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये 1 मिनट ये शिफ्ट कर गया, तो अभी हम लोग इसको सही कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हर्बर्ट रिजले हैं। और अगला प्रश्न, जो द्रविडियन एलिमेंट्स इन इंडियन कल्चर नामक पुस्तक है, तो इसको किसने लिखा है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो गिलबर्ट स्लेटर हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये जो इग्नू के आप लोगों को 100 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल रहा है, अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए ये कलेक्शन सारे आप लोग अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अन्य जगहों पे या अन्य बुक्स में ये इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही कहीं मिल पाते हैं, नहीं मिलते हैं। ओके, 79th क्वेश्चन है, द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक कृति जो है वो किसकी है? द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी भी इसे हम कहते हैं, अवे भी हट जाता है, लेकिन इग्नू के बुक में चूंकि अवे दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे क्रोबर, एंजल लर्नर या फिर मजुमदार, तो आप सभी को ये बुक पता होगी, डेनियल लर्नर की बुक है। ओके,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस विचारक के लिए उत्तर आधुनिक विश्व अति सच्चाई है, हाइपर रियलिटी है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन एंथोनी गिडेंस, जे बॉडिलार्ड, डेनियल लर्नर या फिर जे हैबरमास दिखाई दे रहे हैं। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो जे बॉडिलार्ड हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक कृति किसकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ पे ऑप्शन है एम एंडरसन, एफ एंजल, मजूमदार या फिर शाह। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एम एंडरसन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथक्करण और अलगाव की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विस्तृत और दूरगामी प्रभाव निश्चित रूप से जाति प्रथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट है। ये कोट्स जो होते हैं और बुक्स जो होते हैं यहाँ से आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। यह कथन जो है वो किस विचारक का है। तो यहाँ पे ऑप्शन मजूमदार, राव, लोहिया या फिर अंबेडकर, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर। ये भीमराव अंबेडकर का कोट कहा गया है। अभी सपोज जैसे कि अभी हम लोग 26 थिंकर्स में हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर को कंप्लीट किया, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि इस टाइप के कोट वहाँ पे नहीं देखने को मिले। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने कोई एक लेक्चर किसी एक थिंकर पे देख लिया या एक कॉन्सेप्ट पे देख लिया तो मेरा हो गया, प्रिपरेशन हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि हमें हर जगह से, हर किताबों से, हर लेक्चर से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है अगर कंटेंट सही रहता है तो। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, द कास्ट सिस्टम नामक कृति किसकी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, इरावती कर्वे या फिर मजूमदार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया। मैं पिछले लेक्चर्स में भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भीमराव अंबेडकर को हम पढ़ते हैं तो पैरेलली हम लोग इग्नू में राम मनोहर लोहिया को भी पढ़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, जाति के उन्मूलन के लिए किस विचारक का सूत्रात्मक तरीका जो है रोटी और बेटी का था। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम्स में पूछ भी दिया जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, भीमराव अंबेडकर, इरावती कर्वे, राम मनोहर लोहिया, जी.एस. कुरे। करेक्ट आंसर जो है वो राम मनोहर लोहिया हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्वेश्चन जो है ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक है और ये बुक यहाँ पे लोहिया के द्वारा भी नहीं लिखी गई है, अंबेडकर के द्वारा भी नहीं। ये सब उपेक्षित वर्ग के ही अध्ययन से संबंधित हैं, लेकिन ये बुक जो लिखी गई है वो ओवन लिंच के द्वारा लिखी गई है। एक कोट है, इम्पॉर्टेंट कोट है, ये हम लोग देखते हैं। जाति की परिभाषा दी गई है, समुदाय का कोई वर्ग जो किसी भी अन्य वर्ग के साथ अपने संबंधों को नकारता है और अपने समुदाय के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ न तो विवाह कर सकता है और ना ही साथ में खा पी सकता है। जाति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अंबेडकर भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परिभाषा जो दी गई है वो नैसफील्ड के द्वारा दी गई है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला कोट हम लोग देखते हैं, कोट तो नहीं है ये, किसी ने जाति की 2 विशेषताएं बताई हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अंतरजातीय विवाह पर निषेध, अर्थात दूसरी जातियों में विवाह नहीं करना, और स्वजनन द्वारा सदस्यता, यानी जन्म पर आधारित जो सदस्यता होती है। तो ये किस विचारक ने जाति की 2 विशेषताएं बताई। यहाँ पे ऑप्शन है केतकर, घुरिये, कर्वे या फिर मजूमदार। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केतकर। ओके, अगला प्रश्न है कि कुट्टम क्या है। कुट्टम एक टर्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुट्टम जो होता है वो एक प्रकार का वंश होता है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, पेट्रिशिया ओबेरा, इरावती कर्वे, लीला दुबे या फिर शोभिता जैन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लीला दुबे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के सरयू पारी ब्राह्मण पर किसने अध्ययन किया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
ये स्टडी है। और यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, लुईस ड्यूमोंट, आर.के. मुखर्जी, योगेन सिंह या फिर D.N. मजूमदार। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लुईस ड्यूमोंट। हम लोग इसके बारे में डिटेल में जो 9th पार्ट है MCQ सीरीज़ का, उसमें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिपस इन द ट्रोबियंट्स नामक कृति किसकी है? ओडिपस इन द ट्रोबियंट्स, तो ये एक ट्रोबियन आइलैंड की ही आप लोग देख सकते हैं, उसी पे आधारित बुक है। तो ये बुक जो है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैलिनोस्की, ब्राउन, स्पीरो और फ्राइड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है M.E. स्पीरो, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक कोट है, ये देखते हैं। जिस प्रकार टोटम से धर्म का जन्म हुआ, उसी प्रकार कौटुंबिक व्यभिचार निषेध से संस्कृति का जन्म हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, दुर्खीम, मैलिनोस्की, फ्रायड या फिर रैडक्लिफ ब्राउन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रायड। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रिलीजन, सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल नामक कृति किसकी है? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जे मिल्टन यंगर, इरावती कर्वे, रोलैंड रॉबर्टसन या फिर R.के. मुखर्जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जे मिल्टन यंगर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भयावह स्थिति के लिए धर्म एक भावात्मक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? लुई ड्यूमोंट, कार्ल मार्क्स, योगेन सिंह या फिर पॉल रैडिन। तो ये कोट जो है वो पॉल रैडिन के द्वारा कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एथिक्स एंड मॉरल साइंस नामक कृति किसकी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, एमाइल दुर्खीम, लुसियन लेवी ब्रूल, इवांस प्रिचर्ड या फिर विक्टर टर्नर। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लुसियन लेवी ब्रूल। ओके, चुरंगा क्या है? चुरंगा या फिर चुरिंगा कहते हैं इसे। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है, एक वंश होता है, एक कुल होता है, एक टोटम या फिर एक गोत्र होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कि ये एक टोटम होता है, एक पत्थर का या लकड़ी का बना हुआ एक टोटम होता है जिसको लोग पूजा करते हैं, तो उसको चुरंगा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव एक प्रतीकात्मक प्राणी है, यह कथन किसका है? फर्थ, कैसिरर, दुर्खीम, लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कैसिरर। अगला एक कोट है, इसको देखते हैं। धर्म न तो बोध ज्ञान प्रणाली है और न ही सिद्धांतों का एक संग्रह, अपितु यह एक अर्थपूर्ण अनुभव है और अनुभूत अर्थ है। यह कथन जो है वो किस विचारक के द्वारा कहा गया है? तो इसका लुई ड्यूमोंट, टर्नर, योगेन सिंह या फिर इमाइल दुर्खीम। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है टर्नर। ओके, नेचुरल सिंबल्स नामक अध्ययन किस विचारक से जुड़ा हुआ है? नेचुरल सिंबल्स, ये अपने आप में कीटर्म है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पैट्रिसिया ओबेरॉय, एडम कूपर, मेरी डगलस या फिर बी मैलिनोस्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरी डगलस है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि प्रतीकों में समास का प्रतिबिंब दिखाई देता है, यह कथन किसका है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लुई ड्यूमोंट, इमाइल दुर्खीम, योगेन सिंह या फिर D.N. मजूमदार। और इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है इमाइल दुर्खीम। तो दोस्तों, ये इग्नू से संबंधित मैंने 100 क्वेश्चंस का एक ये कहें कि सेट तैयार किया है। और ऑलरेडी हालांकि इसको अभी तो हम लोगों ने तुरंत जस्ट क्वेश्चन और ऑप्शन को हम लोगों ने देखा, लेकिन इसको मैंने डिटेल में एक पार्ट में करके 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं उनको पता है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और उस समय डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई होप, क्योंकि अभी चूँकि UGC नेट का एग्ज़ाम पास में आ गया है, तो आप लोगों को कम से कम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो जाएगी ये। तो मैं चाहती थी कि आप लोग कम से कम जो भी हमसे जुड़े, कम से कम उन लोगों को कुछ तो बेनिफिट हो। तो आप लोग इसको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि अपने आप में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे मदद ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को
मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए उतनी ही मेहनत करती हूँ। तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।